आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ 25 अगस्त 1857 स्ट्रेस्ड ऑन विच वन ऑफ स्लॉट तक रखें, ज्यादा इसको एक्सपेंड ना करना पाए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है अलग थलग करने का मतलब कि जहां तुम पहले से शामिल हो, जहां तुम भाई इंडियन आर्मी बैटल ऑफ रिजंग में कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। क्यों याद नहीं आ रहा मुझे? ये बहुत इतिहास की बहुत पुरानी बात है हमारे। 3 फिर 1 फिर एंड देन ऑप्शन कहाँ है हमारा 3 1 2 4? अरे ए। हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूँ रैंकेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको याद हो तो लास्ट में हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसको हम बोलते हैं PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये एक रोड मैप है जो कि आपको लेकर जाएगा आपके सिलेक्शन की तरफ। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी, ध्यान रखना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको एक पाथ पेव करेंगे, एक तैयारी करेंगे ताकि आप सिलेक्शन फाइनली ले पाएं। सो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। आज फिर से आप सभी के सामने हाजिर हैं। रैंकेज प्रतिबद्ध है, रैंकेज कमिटेड है आपके प्रति और आपके सिलेक्शन के प्रति। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम वापस से। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इन द मनुस्मृति विच फॉर्म ऑफ मैरिज रिजल्ट्स फ्रॉम द वॉल्यूंटरी यूनियन ऑफ अ मैडन एंड हर। ये बात कर रहा है यहाँ पे किसकी? मनुस्मृति की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी हो रही है बात यहाँ पे? मनुस्मृति। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की। और मनुस्मृति में हमसे क्या कहा जा रहा है? मनुस्मृति में हमसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की और उसकी महिला मित्र यानी कि उसकी प्रेमिका की यदि शादी हो जाती है, यदि मैरिज होती है, तो उस मैरिज को क्या कहा जाएगा? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये है क्या। मनुस्मृति एक कोड ऑफ कंडक्ट की बुक है हमारे यहाँ, जो इतिहास में लिखी जा चुकी है। उसके अनुसार हमारे नियम कायदे कानून समाज चलता था। कुल मिलाकर ये विवाह की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और ये कैसी बात कर रहे हैं? स्वैच्छिक विवाह यानी कि वॉल्यूंटरीली विवाह की बात कर रहे हैं। वॉल्यूंटरीली विवाह मैरिज की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये कुल मिलाकर 8 प्रकार के विवाह यहाँ पर बताए गए। कितने टाइप्स की शादी बताई गई है? 8 टाइप्स ऑफ मैरिज यहाँ पे बताई गई है। अब 8 टाइप्स ऑफ मैरिज की बात की गई है, तो 8 टाइप्स ऑफ मैरिज अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से हैं, ये भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले कुल मिलाकर जो पहला विवाह माना जाता है वो माना जाता है ब्रह्म विवाह। कौन सा माना जाता है? ब्रह्म विवाह यहाँ पे माना जाता है। अब ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे बात करूं कि ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सबसे पहला कैसा है? ब्रह्म विवाह। और सबसे उत्तम विवाह इसे माना जाता है। सबसे उत्तम विवाह इसे माना जाता है। इसमें होता क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जिसमें पिता अपनी बेटी का विवाह, पिता अपनी बेटी का विवाह किसी योग्य व्यक्ति के साथ करता है। कैसे करता है? योग्य व्यक्ति के साथ करता है। और इस विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि जो शादी की जाती है यहाँ पे किसी चरित्रवान व्यक्ति से की जाती है, जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग हो। ये एक समझना है। दूसरा आपको समझना है कि एक विवाह जिसको हम बोलते हैं गंधर्व विवाह। आपको पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको समझ लेते हैं। ये 6th नंबर पे है। क्या बोला जाता है इसको? गंधर्व विवाह बोला जाता है। इसमें वॉल्यूंटरी यूनियन होता है किसका? मेडन और हर लव। यानी कि कुल मिलाकर गंधर्व विवाह को क्या बोला जाता है? इसी को प्रेम विवाह कहा जाता है, इसी को लव मैरिज कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए टोटल कितने टाइप्स की मैरिज होती हैं? 8 होती हैं। 8 कौन कौन सी होती हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो समझ लो। एक अगला होता है पैशाच्य विवाह, जिसको हम पिशाच मैरिज भी बोलते हैं। पैशाच्य विवाह क्या होता है? तो पैशाच्य विवाह होता है जब किसी लड़की सोती हुई या किसी ऐसी महिला के साथ दुष्कर्म किया जाए, रेप किया जाए, तो उसको भी हम मैरिज में ओल्डेस्ट टाइम में काउंट कर लेते थे। समझ में आया? तो ये कुछ टाइप की मैरिज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ मैरिज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो समझ लेना, ठीक है ना। 8 टाइप की मैरिज है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? ब्रह्म विवाह, ठीक है ना। फिर हो जाएगा आपके सामने देव विवाह। कौन सा विवाह काउंट हो जाएगा यहाँ पे? याद रखना, ये
आपको ढंग से पढ़ने हैं यहाँ पे। कौन कौन से विवाह हो जाएंगे? ब्रह्म विवाह हो गया भाई आपका, चलो बहुत बढ़िया। देव विवाह हो गया, ये भी हो गया साहब। फिर एक अगला हो जाता है अर्श विवाह। कौन सा विवाह हो गया भाई ये? अर्श विवाह हो गया। अरे एक और विवाह देख लो ना भाई, कौन सा है ये? प्रजापति विवाह। इन चारों विवाह को क्या माना जाता है? इन चारों मैरिज को क्या माना जाता है? शुभ विवाह माना जाता है। क्या माना जाता है? शुभ विवाह यहाँ पे माना जाता है। अब चार असुर मतलब चार अशुभ विवाह भी हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या असुर विवाह। फिर आपको अगला रहता है आपका गंधर्व विवाह। फिर ये लव मैरिज इसी को बोलते हैं। फिर आपका होता है अपहरण विवाह। और फिर लास्ट में हो जाता है पिशाच विवाह, जिसको पैसाच्य भी बोलते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। दीज आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ मैरिज। तो अगर आपसे इनको एक सीक्वेंस दूं, 1 2 3 4 5 6, तो आपसे क्या पूछ रहा है? टोटल कितने टाइप के हैं? टोटल कितने टाइप के हैं? तो ये आपसे कितने टाइप से पूछा गया है? टोटल 8 प्रकार के हैं। लेकिन आपसे पूछा है कि साहब आप ये बता दीजिए मैं कि टोटल जो 8 टाइप की शादी है उसमें से ये जो लव मैरिज वाला कंसेप्ट है, ये अपनी मर्जी से शादी करने वाला है, तो वो कितने नंबर पे आता है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नहीं नहीं भाई नहीं। हमारा आंसर, अरे कहाँ जा रहा हूँ ऑप्शन में गलत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। याद रहेगा। चलिए, यानी कि छठवा विवाह कौन सा बताया मैंने आपको अभी? गंधर्व विवाह मैंने यहाँ पे बताया। उसी को हम क्या बोलते हैं? लव मैरिज को हम क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह यहाँ पर बोलते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। कराची रेजोल्यूशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस में 1931 में हुआ था। यहाँ पे बात की गई कि ऐसा कौन सा इशू है जिसको इन्होंने एडवोकेटेड किया था। अब एडवोकेटेड का मतलब होता है यहाँ पे वकालत करना। ये याद रखना। कई बार हम देखेंगे कि आप उसके एडवोकेसी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एडवोकेसी कर रहे हो। इसी को क्या बोलते हैं? हम किसी की तरफदारी लेना, या फिर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पक्ष हमारा हमें वहां पर रखना होता है। तो अब क्या डिसाइड किया गया था? यहाँ बहुत सारी चीजें डिसाइड हुई थी। तो सबसे पहले, स्टेट शॉल नॉट ओन और कंट्रोल की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। भाई ऐसा तो नहीं। कराची रिजोल्यूशन में हम क्या डिसाइड करेंगे? ये तो डिसाइड नहीं करेंगे ना कि भाई कांग्रेस में कि बैठक में कहे भाई हम एक काम करो, इंडस्ट्री से बिल्कुल बाहर हो जाओ, सर्विसेज पे से कंट्रोल खोलो। क्योंकि ये क्या हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाएगा तो और चीजें बिगड़ेंगी ना हमारे लिए, और चीज सही थोड़ी हो पाएंगे। स्टेट शैल हैंड ओवर द की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज टू द इंडियन बिजनेसेस ग्रुप। अरे नहीं भाई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं हुआ था, क्योंकि वहां हमने जो 1931 में कराची रिजोल्यूशन हमने जो रखा था, उसमें हमने कहा था कि हमने कहा था, क्या ये कहा था कि हमने पहले ये भी देख लेते हैं? ये भी नहीं है, अब ये भी नहीं है। स्टेट शुड अलाउ द इंडियन बिजनेसेस ग्रुप्स टू इन्वेस्ट 50% ऑफ द कैपिटल। अरे नहीं भाई, ये भी नहीं है। तो फिर क्या रहा? स्टेट शैल ओन और कंट्रोल की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। अच्छा, कई बार एक चीज लास्ट वीडियो में हमने देखा था, यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ कि आपके सामने टोटल कुल मिला के 4 ऑप्शन है। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो चौथा तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि आपको लगाना तो पड़ेगा ऑप्शन। बाद में क्वेश्चन एलिमिनेट होता है, जो भी होता है वो एक अलग बात है, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पुट अप तो करना पड़ेगा। ये आप याद रखना, ठीक है। क्या कह दिया था यहाँ पे कि स्टेट शॉल ओन और कंट्रोल की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। राइट नाउ भी अभी भी यही हो रहा है, याद रखना। हमारे पास जो इंडस्ट्रीज और सर्विसेज है, इनको कंट्रोल मोस्ट ऑफ द टाइम कौन कर रहा है? मोस्टली या बिगर पिक्चर में कौन कंट्रोल कर रहा है? स्टेट कर रहा है। स्टेट का यहाँ पे एक डेफिनेशन की बात कर लूँ। स्टेट की डेफिनेशन थोड़ा सा इसको पॉलिटी से भी रिलेट करके चलता हूँ। स्टेट की डेफिनेशन जो दिया जाता है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा, लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज या फिर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये सब क्या माने जाते हैं? स्टेट के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट द्वारा फंडेड हो, एडेड हो, ठीक है ना, किसी प्रकार से सहायता प्राप्त है, तो फिर वो क्या माना जाएगा? स्टेट माना जाएगा। The Azamgarh Proclamation of 25th August 1857 stressed on which one of the following issue? जो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन था 25 अगस्त 1857 को, वो क्या था? उसका एक उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य हम देख लेते हैं। साथ ही साथ उस पर किस चीज की बात की गई थी कि हम किस तरीके से यहाँ पे किस इशू को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या भाई हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन की बात की गई थी? नहीं, देखेंगे बताएंगे क्या बात की गई थी। सपोर्ट टू द इंग्लिश गवर्नमेंट, विद्रोह था उनके खिलाफ। याद करो 1857 के रिवॉल्ट में कुछ रीजन हुए थे कि भाई हमने कुछ टैक्सेस एक्स्ट्रा लगा दिए थे, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी,
जमींदारी सिस्टम टैक्स चल रहा था, किसानों के ऊपर भाई फ्लड हुई है, पता चला कि फ्लड है तो फसल बर्बाद हो गई, ड्रॉट है तो फसल बर्बाद हो गई, तो किसान वैसे परेशान है। जमींदार टैक्स लगा रहे हैं तो अलग तरीके से और परेशान है। जमींदारों को कह दिया था कि भाई आप अगर टैक्स टाइम पे दे दोगे तो आपकी जमींदारी बनी रहेगी, वरना जमींदारी छुड़ा लेंगे हम। तो वो जबरदस्ती करके किसानों पर टैक्स लगा रहे हैं। तो किसानों के बीच में और जमींदारों के बीच में गैप क्रिएट हो गया, एक खाई बन गई। और उसी खाई ने लोगों को बहुत ज्यादा क्या किया, उग्र किया, बहुत ज्यादा हाइपर कर दिया। फिर ऊपर से जो मंगल पांडे वाला इशू है वो क्रिएट हो गया कि भाई एक कहीं से न्यूज आ गई, अफवाह आ गई, एक अफवाह, वी डोंट नो वाज इट अ पॉइंट, वाज इट पॉइंटेड बाय समवन और नॉट, हमें आज तक जानकारी नहीं। हम बस ये मान के चलते हैं कि ऐसा हुआ होगा, हुआ था या नहीं हुआ था ये आज तक एग्जैक्टली नहीं पता है। बट ऐसा माना जाता है कि भाई जो राइफल की जो बुलेट रहती है उसका जो कवर था उसको दांत से छीलना पड़ता था। उसमें ऐसा था कि गाय, जिसको हम बीफ बोलते हैं वो लोग, और सुअर, दोनों की चर्बी को मिलाकर वो बनता था कवर। तो वो कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हो रही थी दोनों वर्गों की। और मंगल पांडे द्वारा अंत में क्या किया जाता है, बैरकपुर में एक यूरोपियन ऑफिशियल पे गोली चला दी जाती है, वहां से विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ये अंग्रेजों के खिलाफ ही हुआ ना, इंग्लिश और ब्रिटिशर्स को तो सपोर्ट करने का यहाँ पर सवाल उठता ही नहीं है। दूसरी बात, द रिटर्न ऑफ बादशाही, ठीक है ना, क्या ये बादशाही के रिटर्न की बात कर रहे थे? हाँ जी, यहाँ पे ये अंततः परेशान होने के बाद में ये बादशाही की बात करते हैं। बिकॉज दिल्ली में देयर वॉज अ पर्सन, दिल्ली में देयर वॉज अ पर्सन जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। इनका कहना था भाई हमें नहीं चाहिए आपका रूल, हमें किसी प्रकार से नहीं चाहिए, हमें जो हमारा रूल है, जो बहादुर शाह जफर का रूल है, या फिर जो हमारे जो राजा महाराजा हैं, आप उनका हमें शासन वापस कर दो। तो जी क्या बादशाही की वापस की बात की जा रही थी? हाँ जी, बादशाही की वापस की बात की जा रही थी यहाँ पे। क्लियर? द इम्पोजिशन ऑफ हैवी जुमाज रेवेन्यू डिमांड, नहीं यार कौन करेगा हैवी जुमाज की बात, कौन करेगा? एक इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात बताऊं मैं, अगर आप थोड़ा सा भी हिस्ट्री का ज्ञान है, आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता है कि क्या है क्या नहीं है, तो जाहिर सी बात है हिंदू मुस्लिम की डिवाइडेशन की बात की गई है। 1906 में जब तक मुस्लिम लीग नहीं बनी, हिंदू मुस्लिम का कोई डिवाइडेशन था ही नहीं। तो ये आपका यहीं आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। सपोर्ट टू द इंग्लिश गवर्नमेंट ने आपको बता दिया कि पूरा विद्रोह ही इनके खिलाफ हुआ, तो किस बात का भाई सपोर्ट, ये गलत हो जाएगा। द रिटर्न ऑफ बादशाही, इसको अगर आप सोचो नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द इम्पोजिशन ऑफ द हैवी जुमास रेवेन्यू डिमांड्स, क्या रेवेन्यू की बात की जाएगी कि भाई और ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करो हमसे? नहीं। तो ये किसके पर्सपेक्टिव से देखा गया? ये आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन के पर्सपेक्टिव से देखा गया। और वहां पे क्या बात की गई थी कि द रिटर्न ऑफ बादशाही, हमें क्या चाहिए वापस से? बादशाही चाहिए। बादशाही मतलब द रूल ऑफ किंग चाहिए हमें। क्लियर? चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत। तो मैं बात करूं अगर आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव पे, ये क्वेश्चन तैयार रखना पूरे के पूरे, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा सही है कौन सा गलत है, हम ये देख लेते हैं। कलर हम दूसरा देख लेते हैं पहले, ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, अगर एक स्टेटमेंट है तो कौन सा सही है, एक से ज्यादा है तो आर आ जाएगा। थोड़ी इंग्लिश भी देख लो। इन 1948 बर्मा वाज एडमिटेड टू द यूनाइटेड नेशंस एंड इमीडिएटली सपोर्ट द यूएसए इन द कोल्ड वॉर। भाई कोल्ड वॉर चल रहा था और यूएसए को सपोर्ट कर दिया डायरेक्ट, गलत बात है। In 1948, Burma joined the United Nations but refused to denounce China as the aggressor in the Korean War. कौन सा बताना है इसमें से भाई कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखिए भाई, जब यूएसए में कोल्ड वॉर चल रहा था तब यहाँ पे बर्मा एडमिट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बर्मा यूएन में शामिल हो जाता है। लेकिन बर्मा इस समय किस तरीके चल रहा था, मैं अगर आपसे बात करूं कि यूएसए में कोल्ड वॉर चल रहा है, इस समय दो पोजीशन हो जाएंगी। आप देखो कि एक कंट्री आएगी जिसका क्या नाम है, इंडिया। क्या नाम आ जाएगा? इंडिया। ये बिल्कुल शांत थी कि हम बिल्कुल शांत थे, हम कहीं शामिल नहीं है, ठीक है ना, हम अपना देख रहे हैं, हम बिल्कुल एक तरीके सबसे कट चुके थे पूरे, ठीक है। दूसरा था बर्मा। बर्मा गया था कि भाई मुझे तो गिनो ही मत कहीं, मैं तो कंप्लीटली क्या हूँ, न्यूट्रल हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी करते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा सही है? पहला वाला गलत हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, सही यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि बर्मा न्यूट्रल होता है। तो पहले वाले स्टेटमेंट वो क्या सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। दूसरे वाले में कह रहा है कि यहाँ पे क्या वो इस तरीके का काम कर रहा था, भाई वो कंप्लीटली डिनाई कर देता और कहता है कि नहीं भाई, हमारा कोई भी लेना देना इस तरीके से नहीं है, क्योंकि हम कैसी कंट्री हैं, एक न्यूट्रल कंट्री है, हमारा कोई भी इसमें मतलब नहीं है। क्लियर? याद रहना चाहिए ये आपको। चलिए, क्वेश्चन एक बार पढ़, क्वेश्चन पढ़ लिया करिए एक बार आप, ठीक है ना।
नेक्स्ट, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, लॉन्च ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है भाई, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, पासिंग ऑफ द रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग। लगभग लगभग ये 1919 1920 के इवेंट है ये पूरे के पूरे। किसके इवेंट्स हैं? 1919 एंड 1920 के इवेंट्स। अगर आपको अच्छे से याद हो तो इसमें जो सबसे पहला कुछ होगा अगर, तो क्या होगा? सबसे पहले रोलेक्ट एक्ट पास होगा भाई। रोलेक्ट एक्ट पास हो जाएगा, समझ में आया? उसके बाद में कुछ और चीजें चलने लगेंगी। कौन कौन सी चलेंगी इसको भी यहाँ पे समझ लो। सबसे पहले हम आपको वापस लेके चलते हैं 1919 में, और 1919 में हम आपको इतिहास में कुछ और चीजें भी बताते हैं। कौन कौन सी चीजें किस तरीके से चली थी ये आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, ठीक है ना? अब समझना है आपको अगर सही तरीके से, तो आपको मैं बताता हूँ। एक बार ये इंसिडेंट्स आप याद करो अच्छे तरीके से। आई होप मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार अच्छे तरीके से, ताकि फिर आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि हमें देखना है अर्लीस्ट टू लेटेस्ट किस तरीके से रहा था। देख लीजिए एक बार, ताकि फिर इसको आगे बढ़ाता हूँ। याद रहा? कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको हिस्ट्री क्लास में, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया भी था कि पासिंग ऑफ द रोलेक्ट एक्ट सबसे पहले हो जाता है, फिर आपका एक घटना हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग इंसिडेंट। याद आ रहा है किसी को? ठीक है ना? और फिर इसके बाद में क्या होता है? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, और बाद में हम क्या चलाते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले क्या आ रहा है? 3 4, हमारा क्या आ रहा है? 2, लास्ट में क्या ला रहे हैं हम? हमारा सीक्वेंस हो जाएगा 3 1। ऑप्शन है 3 4 2 1, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा। आई होप याद रहे आपको ये अच्छे तरीके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पे। द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ऑफ 1947 वाज अनाउंस्ड टू अचीव विच वन ऑफ द फॉलोइंग। चलिए मैं इधर ही रह जाता हूँ। यहाँ पे आपसे बात कर रहा है कि जो ट्रूमन डॉक्ट्रिन थी 1947 की, उसको हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रूमन क्या थे। ट्रूमन कुछ नाम सुना हुआ लग रहा है क्या? हाँ जी, नाम सुना हुआ लग रहा है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? हेनरी ट्रूमन। क्या नाम था? हेनरी। 1947 में कौन थे ये? यूएसए के प्रेसिडेंट थे। क्या थे ये? यूएसए के प्रेसिडेंट थे। अब ये क्या करते हैं इस समय? ट्रूमन डॉक्ट्रिन पॉलिसी लेकर आते हैं। अब ट्रूमन डॉक्ट्रिन होती क्या है? सबसे पहला ऑप्शन, कंटेमिनेंट ऑफ द यूएसएसआर। कंटेमिनेंट का अर्थ हो जाता है यहाँ पे अलग थलग करना। अलग थलग करना मतलब कैसा करना? लोगों को बिल्कुल साइड कर देना कि भाई तुम अब शामिल कहीं नहीं रहोगे। तो क्या ये इसके लिए किया गया था? हाँ सर, पहले ही में हमें क्वेश्चन मिल गया कि कोशिश की गई थी कि यूएसए को, यूएसएसआर को हम क्या करें? एक लिमिटेड टाइम तक रखें, एक लिमिटेड स्लॉट तक रखें, ज्यादा इसको एक्सपेंड ना करना पाए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है अलग थलग करने का मतलब कि जहां तुम पहले से शामिल हो, जहां तुम पहले से इंक्लूडेड हो, वहां से भी भगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या कि जहां तक तुम पहुंच गए हो वहां पे तुमको क्या कर दिया जाए? लिमिटेड कर दिया जाए। तो किस बात की गई थी? कंटेमिनेंट की बात की गई थी यहाँ पे, बिल्कुल की गई थी। अब वैसे कायदे से देखा जाए तो पहला वाला ऑप्शन मिल गया तो बाकी नहीं पढ़ने चाहिए, बट समझ लेते हैं फिर भी। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द यूएसए, भाई इससे रिलेटेड है ही नहीं। ऑफरिंग फ्रेंडशिप टू यूरोप, इससे रिलेटेड है ही नहीं। स्ट्रेंथनिंग द यूएनओ, नहीं। यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है जिसको क्या बोलते हैं? कंटेमिनेंट ऑफ द यूएसएसआर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Which of the following were the features of the postal system of India as described by the Ibn Battuta? तो लेके वो सुना होगा इतिहास में आपने, इब्न बतूता बगल में जो, ठीक है ना? तो उस तरीके से इन पर एक गाना भी बनाया गया था, इब्न बतूता। बतूता इंडिया आया था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं कि किसी एक राजा को आपने टारगेट किया था, हाँ जी, इतिहास का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा मूर्ख विद्वान राजा, जिसको क्या बोलते थे? मोहम्मद बिन तुगलक, उलूग खां उर्फ जोना खां।
बहुत समय से पहले एडवांस राजा था, ऐसा नहीं था, इसके एग्जीक्यूशन बहुत गलत थे, लेकिन पॉलिसीज इसकी बहुत शानदार थी, समय से पहले आगे सोच के चल ये व्यक्ति चलता था। तो देख लेते हैं सबसे पहले, द फुट कैरीज अ रिंगिंग बेल इन वन हैंड। हाँ जी, चलता था भाई, जो पैदल वाले होते थे वो क्या करते थे, एक हाथ में घंटी लेकर चलते थे और दौड़ते हुए जाते थे। पोस्टल सिस्टम चलता था। पोस्टल सिस्टम कैसे काम करता था, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है बी, यहाँ से यहाँ तक कोई चिट्ठी पहुंचानी है, तो जो डिस्टेंस है यहाँ पे कुछ पोस्ट बना के रख दिए थे, मान के चलिए 7-8 पोस्ट बना दिए थे यहाँ ने, ठीक है ना। अब इस तरीके से पोस्ट बने हुए हैं, तो एक व्यक्ति दौड़ता हुआ यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा, जिसको रेवर बोलते हैं, रनर बोलते हैं, वो व्यक्ति यहाँ से अपना चिट्ठी इसको दे देगा, फिर ये इसको दे देगा। तो इस तरीके से स्पीड से, बिना रोके और बिना देखे क्या किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। तो आपने क्या किया है, एक सीक्वेंस चलाते गए, क्या कहते गए, एक सीक्वेंस चलाते गए, और वो सीक्वेंस चलाने का काम फुट पोस्ट के माध्यम से चलता था। क्लियर। द हॉर्स पोस्ट इज कॉल्ड उलूक, इनको क्या बोलते थे, उलूक बोलते थे। क्या बोलते थे, उलूक इसको बोलते थे, सही बात है, ठीक है ना। दावा बोलते थे, जो पैदल जाता था ना उसको क्या बोलते थे, दावा बोलते थे। उलूक कौन था, जो घुड़सवार था, यानी कार्ड देने का काम वो भी करते थे। स्टेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 माइल्स, हाँ जी 4 माइल्स पे ये बिल्कुल बने हुए। 4 माइल तक एक व्यक्ति को चलना होता था, उसके बाद में 4 माइल का मतलब कितना हो जाता है, 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल्स। ये यहाँ पे आपने पढ़ाई है अच्छे तरीके से, 4 का 1.6 करोगे तो लगभग कितना आएगा, 6.4 किलोमीटर। मतलब एक घोड़ा या एक दावा कितना चलता था, 6.4 किलोमीटर। द फुट पोस्ट और दावा हैज वन स्टेशन एट एवरी 4 द डिस्टेंस। अरे यार, जब हमने यहीं पे अभी देख लिया, एक कोस की जो वैल्यू है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके दी हुई है। एक कोस की वैल्यू किस जगह 2 किलोमीटर मिलेगी, किसी जगह 3 किलोमीटर मिलेगी, किसी जगह 4 किलोमीटर मिल जाएगी। ये डिसाइड ही नहीं है ना, तो फिर कोस का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। फिर हमारे दोनों स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए गलत हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे हम देखते हैं द फुट पोस्ट इज क्विकर देन द हॉर्स पोस्ट। इसको क्यों माना जाता है, ये थोड़ा सही भी एक्चुअली इतिहास की नजर से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगेगा, सर घोड़े से आदमी कैसे तेज हो जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या था कि घोड़ा चेंज करने में, कार्ड चेंज करने में इस तरीके डिफरेंस होता था, थोड़ा टाइम लगता था, बट इन रियलिटी होता क्या था, ए से कोई व्यक्ति चला हाथ में रिंगिंग बेल लेते हुए, डी को जाके दोनों चीजें पकड़े, वो चला गया, घोड़ा वोड़ा चेंज करने का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सी में भी यही होता था, डी में भी यही होता था, ई में भी यही होता था। तो ऐसा माना जाता था कि ये थोड़े से क्विकर रहे थे। हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं पढ़ाई के आधार पर उनको हमें मानना, यहाँ पे हमें लॉजिक हमें नहीं लगाना, अपना ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लॉजिक एग्जाम बाद देख लेंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, पहला वाला हमारा सही है, दूसरा सही है, तीसरा नहीं है, चौथा सही है, 1 2 एंड 4 ऑप्शन में है कहीं, हाँ जी ए फाइनली यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया। बढ़िया। चलिए, बात की गई है कि कौन सा स्टेटमेंट सिल्क रूट के रिगार्डिंग सही है, ठीक है ना। सिल्क रूट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, सिल्क रूट ऐतिहासिक रूट रहा है स्टार्टिंग से, कैसा रहा है, ऐतिहासिक रूट, कोई छोटा मोटा रूट नहीं है। अब देख लेते हैं, सिल्क रूट्स रेफर टू द ईस्ट बाउंड यूरोपियन सिल्क कार्गोस अमंग दीज रूट्स। अरे नहीं भाई, कहाँ, आप ईस्ट बाउंडेड यूरोपियन के लिए थोड़ी ना था ये पूरा का पूरा, क्या आप ईस्ट बाउंडेड यूरोपियंस तक से रूट को रेफर कर दो, नहीं भाई ऐसा नहीं है, सिल्क रूट बहुत ज्यादा थे, एक भी नहीं था। देयर वर सेवरल सिल्क रूट्स, हाँ जी था, ओवर लैंड एंड बाय सी, बिल्कुल, joining together vast regions of the Asia with the Europe and Southern अफ्रीका। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है एक से अधिक सिल्क रूट्स उस टाइम पे हुआ करते थे। अच्छा दूसरी चीज और, सिल्क रूट से सिल्क सिर्फ और सिर्फ, सिल्क से सिर्फ और सिर्फ सिल्क का ट्रेड नहीं होता था, सिर्फ सिल्क का ट्रेड नहीं होता था, इससे कॉटन, टेक्सटाइल, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो उस समय होती थी, प्रोड्यूस होती थी, मसाले वगैरह, वो यहाँ पे सारी की सारी चीजें ट्रेड की जाती थी। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइव ऑलमोस्ट द 15th सेंचुरी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, चाइना से भी हमारा ट्रेड होता था स्ट्रेट के थ्रू। बिसाइड्स चाइनीज पॉटरी, एग्जैक्टली, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रेवल्ड द सेम रूट, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास ऑप्शन इसका कौन सा, पहला वाला गलत हो जा रहा है हमारा,
कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह तक बाउंडेड नहीं था, 2 3 4 ऑप्शन में है कहीं? हाँ जी, सी में। आंसर क्या है हमारा? 3 एंड 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ लिया? चलिए, which one of the following statements which one of the following statements about the bhakti movement is not correct? कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो भक्ति मूवमेंट अवॉइडेड ट्रेडिशंस दैट प्रमोटेड डाइवर्सिटी इन नॉर्दर्न इंडिया एंड द भक्ति मूवमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है ये भाई? ऐसी चीजों को, ट्रेडिशंस को अवॉइड करता था जो इसको प्रमोट करता था, डाइवर्सिटी को। ठीक है ना? दूसरा, रिवॉल्व अराउंड द वर्शिप ऑफ द रामा एंड कृष्णा। ठीक है भाई। द भक्ति मूवमेंट relied the devotion of God both and without attributes, while Tulsidas represented the tradition of ठीक है, डिवोशन विद, ठीक है हाँ, डिवोशन विद एट्रीब्यूट्स। ये थोड़ा सा कुछ गलत है, इसको राज राज और क्वेश्चन काट देना, क्वेश्चन में गलती है ना? कौन सा? ठीक है ना, 9 नंबर पूरा काट देना। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सांची एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन सांची वाज डिस्कवर्ड इन 1818, 1818 में, सही बात है, जब ये दबा हुआ था पूरा का पूरा, 3 of its 4 gateways were still standing, the fourth wall lying on the spot where it had fallen। सही बात है भाई, बिल्कुल। 1818 में जब ये पाया गया था, तब ये पूरा का पूरा इस तरीके से दबा हुआ था। यहाँ पे ये जाना जाता है सांची के ग्रेट स्तूप के लिए। इसके लिए जाना जाता है सांची के ग्रेट स्तूप के लिए। यहाँ पे कई कहानियां हैं, कई डिसेप्शंस हैं। क्या है? कई कहानियां हैं। कहानियों के अलावा जो उसका मुख्य द्वार है, उसको क्या कहा जाता है? तोरण कहा जाता है। यहीं पे एक चीज है जिसको क्या बोलते हैं? वेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदी बोलते हैं। गौतम बुद्ध के यहाँ पे अवशेष रखे गए हैं। ठीक है। एनिमल डिपिक्टेड एट सांची इंक्लूड एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड नॉनकीज एंड कैटल। सही बात है भाई, हमें यहाँ पे ये मिल जाते हैं। तो दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना? दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई 11th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन पढ़िए, एक बार स्टार्ट करते हैं अपना। स्टार्ट। नेक्स्ट क्लास से कोशिश करूंगा थोड़ा सा, मतलब ये एक्सप्लेनेशन के टाइम पे वैसे भी कोशिश करता ही हूँ मिडिल में रहूं, बट फिर भी नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा और कुछ इनोवेट करेंगे हम चीज। ये बात कर लेते हैं किसके? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हो रहा था इस समय यूरोप में, स्पेशली अगर मैं बात करूं फ्रांस में, तो इस समय कौन कौन सी चीजें? फ्यूल वाज द निकनेम फॉर अ मशीन इन्वेंटेड इन 1799। सर सही बात है, एक मशीन जो इन्वेंट हुई थी, जो स्पिनिंग का काम करती थी, जो कपड़े के लिए, एक टेक्सटाइल में एक रिवॉल्यूशन का काम कर रही थी, तो वो कौन सा था? म्यूल था, उस मशीन का नाम था। दैट अलाउड द स्पिनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड फाइन यार्न, बिल्कुल सही बात है। वाटर फ्रेम जो कि इन्वेंट की गई थी 1769 में, किसके द्वारा? रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। उन्होंने बनाया कि भाई जो कॉटन क्लॉथ्स हैं वो प्योर बनाई जा सके, फाइनेस्ट फॉर्म में बनाई जा सके। जी सही बात है। पावर लूम इन्वेंटेड बाय एमन कार्टराइट 1787, ये भी सही है। कुड बी यूज्ड टू वीव एनी काइंड ऑफ मटेरियल, बिल्कुल सही है यार, ये तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था 1780 के जो दौर में, अपने आप में अचंभित करने वाला था। वो लगभग लगभग 20 से 25 साल इतने अचंभित करने वाले थे कि इससे पहले हथकरघा काम करते थे, हाथों से सब कुछ बनाना पड़ता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इतिहास में सब कुछ बदल कर रख दिया। कौन सा ऑप्शन है इसमें? तीनों सही है। फर्स्ट गलत, सेकंड सही, थर्ड गलत, फोर्थ को हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन बढ़िए एक बार।
क्वेश्चन क्या है? विनोबा भावे ऑर्गेनाइज्ड, विनोबा भावे ऑर्गेनाइज्ड, है ना? इसमें क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे की बात की जा रही है यहाँ, याद रखना। और ये किससे रिलेटेड है? ये सर्वोदय समाज, भूदान से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? भूदान से रिलेटेड है। भूदान आंदोलन इस समय चलाया गया था। भूदान आंदोलन का क्या कहना था? जो लैंड ओनर्स हैं या जो जमींदार हैं, जो बड़े व्यापारी हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, यार वो गरीब वर्ग के व्यक्तियों को, जो पुअर्स हैं, वो थोड़ी बहुत, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा जमीन है तो वो दे दो ना। इसी को क्या कहा गया? भूदान आंदोलन कहा गया। विनोबा भावे ऑर्गेनाइज द सर्वोदय समाज टू टेक अप द वर्क ऑफ नॉन वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। सही बात है। जयप्रकाश नारायण withdrew from active politics to join the Bhutan movement in 1953। सही बात है। ये जयप्रकाश नारायण, याद रखना, इनको कभी कभी बाबूजी भी कहा जाता है। बिहार की धरती से निकला हुआ वो योद्धा है जिसने इंदिरा गांधी को चुनाव हरवा दिया था लगभग। उस समय की क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण थे, याद रखना। इन द वेक ऑफ द भूदान मूवमेंट, द फर्स्ट डोनेशन ऑफ लैंड वाज मेड इन द विलेज ऑफ पंचापाली इन तेलंगाना। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इसमें से सही हैं? तो भाई ये तीनों सही हैं यहाँ पर। तो स्टेटमेंट्स, तीनों स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सबके लिए सही है यहाँ पे, ठीक है ना? आचार्य विनोबा भावे, याद रखना, भूदान आंदोलन से आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें जरा। द बैटल ऑफ रेजांग ला, an epic battle in hostile conditions was fought by the Indian Army। बैटल ऑफ रेजांगला, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। अब क्यों याद नहीं आ रहा मुझे? क्योंकि ये बहुत इतिहास की बहुत पुरानी बात है। हमारा एक युद्ध हुआ था, हमारे कुछ युद्ध हुए हैं। कौन कौन से युद्ध हुए हैं हमारे? सर 1962 में हमने लड़ा, फिर इसके अलावा सर 1965 में भी हम लड़े, फिर इसके बाद में 1971 में भी हम लड़े, अच्छा फिर इसके बाद में 1999 में भी लड़े। 65, 71, 99 की तो हम कहानी सुनते आ रहे हैं ना। 1960 में चाइना, 1965 पाकिस्तान, जिसको हम कटोरिस्तान भी कहते हैं, 1971 फिर से कटोरिस्तान, पाकिस्तान, 19 कटोरिस्तान, 1999 जिसको कारगिल वॉर भी कहते हैं, वो भी हम किससे करते हैं? कटोरिस्तान से लड़ते हैं। तो इसमें से एक वॉर बचता है, कौन सा? 1960, क्योंकि ये लड़ाई जो हमारी हुई थी लद्दाख में। कहाँ पर हुई थी? लद्दाख में। अब लद्दाख वाले हिस्से में अगर हमारी लड़ाई हो रही है, जाहिर सी बात है किससे होगी? साइनो, इंडिया साइनो वॉर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडो साइनो। साइनो मतलब चाइना वॉर इसको कहते हैं। 1962 का जो वॉर हुआ था, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजांग ला वॉर कहते हैं। ये चाइना के साथ हमारा काफी टफ कंडीशंस में। इस समय दो स्तर पर लड़ाई स्टार्ट हुई थी। एक हमारे नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंट है अरुणाचल वाला, वहां पे भी उन्होंने एकदम से अटैक किया था, और हमारा कुछ अटैक कहाँ पे किया था? साथ ही साथ लद्दाख में कर लिया था। ये हमें प्रॉब्लम आई थी। तो याद रखना ऑप्शन क्या है इसमें से? 72। अब वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 48 में हमारे यहाँ कोई वॉर नहीं हुआ था, 56 में नहीं हुआ, 72 में नहीं हुआ। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है 1962। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। और बाकी चार मेजर लड़ाइयाँ 1962, 1965, 1971 और 1999 याद रखना। अगर तीन का ऑप्शन आ जाए तो पाकिस्तान से रिलेटेड, या फिर वेस्ट फ्रंट या नॉर्थ फ्रंट पे, हमारे वेस्ट पे या ईस्ट पे, ईस्ट पे स्पेशली पाकिस्तान वाले इलाके में, या फिर मैं बात करूं हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट है, अगर उस पर कोई लड़ाई हो रही है और इन तीनों में से दिया है तो ऑप्शन आएगा। अदरवाइज हमारे नॉर्थ ईस्ट फ्रंट में अरुणाचल वाला पार्ट हो तो फिर 62 आएगा। समझ में आया? या फिर लद्दाख वाला पार्ट है जिसको हम अक्साई चिन्ह भी कहते हैं। इंडिया यहाँ पे क्लेम करता है, इंडिया क्लेम करता है कि लैंड हमारी है, बट चाइना उसमें असल में कब्जा वहां पे कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के समय का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इस समय अकबर के समय का बहुत प्यारा क्वेश्चन, याद रखना। एक बहुत ही सही है। इस समय दो टर्म मिलेंगे हमें, इस समय हमें दो टर्म मिलेंगे, ठीक है ना? इस समय हमें टर्म मिलेंगे जात और सवार, ठीक है? मनसबदारी सिस्टम जो लाया गया था वो लाया गया था अकबर के समय। किसके द्वारा लाया गया था? अकबर के समय। एक नाम और इस समय याद रखना, जो कि इसको इन्वेंट करने वाले थे राजा टोडरमल। मनसबदारी सिस्टम इनके समय लाया गया था। अब इसका मतलब क्या था ये समझ लेते हैं। ऑल आर्मी ट्रूपर्स फॉर अलॉटेड मनसब। अरे नहीं साहब, जमीन का टुकड़ा हम सबको देने लगे, सभी ट्रूपर्स को, तो हो गया कल्याण? नहीं भाई। और वैसे भी याद करो, मुगल के टाइम में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था लास्ट वीडियो पीडीएफ में, अगर आपको याद हो, कि भाई
जमीन प्राइवेट लैंड्स कोई ओन करता था? नहीं करता था, क्योंकि सारी सारी जमीन किसकी मानी जाती थी? मुगल सरदारों की मानी जाती थी। मुगल एम्परर था वो, अंतिम किंग मानता था, ठीक है ना? तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ना, वो गिफ्ट करेगा लेकिन क्या सबको देगा? नहीं, नहीं देगा। मनसब्स वर यूजुअली असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री, अरे नहीं साहब, नहीं मिलेगा, किसी किसी को देते थे ये। पोजीशन एंड सैलरी ऑफ मनसबदार्स वर इंडिकेटेड बाय अ न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन कॉल्ड जत, एग्जैक्टली। मनसबदार्स वर नेवर पेड इन कैश, अरे कुछ कुछ जगह पेड किए गए थे। ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडरवेंट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट? अरे सर, कहाँ है वॉरेन हेस्टिंग्स साहब? हेस्टिंग्स साहब को देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो हमारे कौन से साहब हैं ये? एक मिनट बेटा, हम देखते हैं कि यार कोई तो है जो व्यक्ति इम्पीचमेंट जिस पे महाभियोग पहली बार हुआ था। सर कहाँ है? हाँ जी, वॉरेन हेस्टिंग्स साहब। क्यों किया गया था? क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस एक्ट से पहले और उसके बाद में देखा गया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स साहब यहाँ पे इंडियंस के साथ अत्याचार कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे, अपनी पावर्स का गलत फायदा उठा रहे थे। इसीलिए इन पे जब आरोप लगाए गए, एडवर्ड एक करके एक इंसान थे, एडवर्ड बंक, उन्होंने इनको एक सही बोलूं कि निपटाने में, इन पे इम्पीचमेंट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था वॉरेन हेस्टिंग्स का। वॉरेन हेस्टिंग्स नाम याद रखना, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन था ही सीधा सीधा कि विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दो ही व्यक्ति रहे थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बारे में एक बात और याद रख लो यहीं पे, कॉर्नवालिस वाज द फर्स्ट एवर पर्सन हु बिकेम द कमांडर ऑन चीफ इन आर्मी प्लस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दिस टाइटल वाज गिवन इन 1786। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके। अरे जाना पहचाना सा लग रहा है क्वेश्चन ये, जाना पहचाना सा लग रहा है। हमने पढ़ा ही क्या ये क्वेश्चन? हाँ शायद पढ़ा तो है। कब पढ़ा था हमने? याद आया कुछ, पोस्ट से हमने एक नाम याद किया था, एक गाना भी आया था इंडिया, पता है आपको? इब्ने बतूता बगल में जूता। एक क्वेश्चन आया तीसरी बार, फिर बताऊंगा मैं ये आपको। Who among the following has described as the medieval India postal system as the horse post called लुलूक and foot post called दावा? मैंने आपको वहां बताया तो जाहिर सी बात है ऑप्शन क्या आएगा, डायरेक्टली आंसर हमारे सामने सीधा सीधा इब्ने बतूता। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपना। इज दैट क्लियर? अरे सर कुछ खतरनाक सा क्वेश्चन मिल गया ये तो, देख लेते हैं। श्रीमंत शंकर देव के बारे में कोई बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं श्रीमंत शंकर देव के बारे में, ठीक है ना? इन द लेट 15th सेंचुरी, श्रीमंत शंकर देव के बारे में क्या बात कर रहे हैं? इन द लेट 15th सेंचुरी शंकर देव इमर्ज्ड एज वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ द वैष्णविज्म इन आसाम। सर बिल्कुल सही बात है, वैष्णविज्म को फैलाने का सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोपोनेंट्स अगर कोई थे तो कोई नाम था, तो उनका नाम क्या था वैष्णविज्म का? अच्छे से याद रखना, कौन? शंकर देव। कहाँ की बात कर रहे हैं, कौन सा स्टेट है? आसाम। करंट में कौन है सीएम वहां पे? हिमंता विश्व शर्मा। क्या एनआरसी करवाने वाला एकमात्र स्टेट है? सर हाँ बिल्कुल एक ही स्टेट है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द बॉडी ऑफ वैष्णविज्म। सर कहाँ लगे हुए हो आप? जब हम बात कर रहे हैं कि वैष्णविज्म के सपोर्ट्स करते थे एक अलग बात है, लेकिन ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि गौड़ीय वैष्णविज्म को भी ये अपना है, क्योंकि इनके जो फाउंडर थे उनको हम कहते थे चैतन्य महाप्रभु। क्या कहते थे? चैतन्य महाप्रभु। तो ये यहाँ पे गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है ना? हिज टीचिंग्स आर नॉन एज भगवत धर्म, बिल्कुल सही कहा जाता है। ही इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सत्र एंड नामघर, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 1 3 4 है कहीं ऑप्शन में? गलत, गलत, सही, एग्जैक्टली, ठीक है ना? याद रखना, गौड़ीय वैष्णविज्म की बात कौन कर रहा है यहाँ पे? गौड़ीय वैष्णविज्म की बात कौन कर रहा है यहाँ पे बेटा? हाँ एग्जैक्टली, कौन? चैतन्य महाप्रभु। बहुत बढ़िया। अरे सर कुछ काम का मिल गया ये तो। chronologically arrange the following political events related to the Indian national movements beginning from the earliest। अरे सर कुछ तो देखने लायक होगा ये, ऐसा थोड़ी ना कि देखें ही ना हम, क्यों ना देखें? तो एक काम करते हैं, इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इनका एक बार डेट देख लेते हैं, डेट क्या क्या है,
ठीक है ना। स्वराज पार्टी 1923, क्योंकि हमें क्या करना है, सीक्वेंस देखना है। कम्युनल अवार्ड 1932, पूना पैक्ट भी होगा यहाँ पे। लखनऊ पैक्ट 1916, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। तो किस सीक्वेंस में जमाना है, बिगिनिंग टू अर्लीस्ट में। बिगिनिंग में कौन सा हो जाएगा भाई, फर्स्ट, यानी कि 3, फिर 1, फिर एंड देन 4। ऑप्शन कहाँ है हमारा, 3 1 2 4, अरे ए। आंसर याद रहेगा आपको, ठीक है ना, एक बार डेट्स नोट कर लेना। यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता फॉर यूरोपियंस द एम्प्लॉइज एंड द सिटीजंस ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये अच्छे से याद रखना, ये स्टार्टिंग में द एम्प्लॉइज एंड सिटीजन ऑफ इंडिया को लिए रखा गया था, बाद में यूरोपियंस को यहाँ से हटा दिया जाता है, यूरोपियंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और ये लाया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। इसमें बहुत सारी चीजें होती है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हो जाएगी तब कुछ चीजें और भी हैं जो यहाँ पे होंगी। इस समय जो ट्रेडर्स होंगे उनको बोला जाएगा कि आप प्राइवेट कंपनी नहीं खोलोगे, प्राइवेट फैक्ट्री नहीं लगाओगे, प्लस आप गिफ्ट्स नहीं लोगे किसी से भी। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे रही गई, और प्लस इसी में एक काम किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, कि ये जो हमारा था इंडिया, इस समय एक था, एक जगह इसको बोलते थे बॉम्बे या बम्बई, प्रेसिडेंसी थी। इस समय एक बॉम्बे थे जिसको बोलते थे मद्रास, और इस समय के थे इसको क्या बोलते थे, बंगाल। ये दोनों के गवर्नर थे, तीनों के अलग अलग गवर्नर थे अपने अपने, लेकिन बाद में बोल दिया गया कि इधर का गवर्नर इधर का गवर्नर दोनों को मिला के हम किसका गवर्नर बना देंगे अधीन, बंगाल के गवर्नर के अधीन। और बंगाल के गवर्नर को फिर हम क्या नाम कर देंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल। समझा, बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझ में आया? पहले क्या है, वो गवर्नर है, अब क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया हमने। अरे सर बहुत शानदार कुछ क्वेश्चन मिला है। Which among the following has introduced a resolution 8082 which is also called the Magna Carta of local self government in India? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चंस की बेसिस पे मैं बात करूं, कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो चलते पढ़ते में हो भी जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना अच्छे से आना चाहिए। पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का कहना था कि ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अगर हमें प्रॉपर डेवलपमेंट रखना है तो ये लोकल सेल्फ है ना, इनको क्या करना पड़ेगा, इस गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर इनको हमने थोड़ी बहुत पावर दे दी तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्रॉपर डेवलप करेंगे, प्रॉपर टैक्स दे पाएंगे, हमें भी ट्रेड करने में यहाँ में आसानी हो जाएगी। जब भी हम किसी को कुछ अधिकार देते हैं, राइट्स देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1215 में पहली बार इंग्लैंड के राजा ने, जो किंग थे, उन्होंने अपनी जनता को अधिकार देने की बात की, तब हमें पहली बार एक टर्म मिलता है, इसको क्या कहा हमने, मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा आगे जाके कई बार हमें यहाँ देखने को मिलेगा इतिहास में। 1215 में जो ट्राई किया गया था वो कंप्लीटली फेल था। याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत प्यारी चीज है जिसको बोलते हैं पार्ट 3, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। इस फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आता है। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, पर पूरे के पूरे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। कहाँ है सर रिपन आप, लॉर्ड रिपन यहाँ पे आंसर है हमारा। क्लियर, चलिए। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने का काम कौन करता है, लॉर्ड रिपन। अरे सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मुझे डर लग रहा है। इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आ गया, क्योंकि तक्षशिला कैसे सर, तक्षशिला कैसे काम करेगी, ठीक है ना। कुरु हरियाणा में पड़ता है, काशी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये किसकी बात कर रहे हैं, तक्षशिला की बात कर रहे हैं। अवंती मध्य प्रदेश का पार्ट है, उज्जैन का। सर एक ही ऑप्शन बचता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गांधार। महाजनपदों में सबसे स्ट्रॉन्ग तो मगध था, लेकिन गांधार भी अच्छा खासा था। और गांधार से एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था गांधार नरेश शकुनी। इनकी बहन थी कौन, गांधारी, जिनकी शादी हुई थी किससे, बता देना। बहुत ही महान प्रतापी राजा कह सकते हैं, बट वो अपने पुत्र मुंह में पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर देते हैं। एंड हिज नेम वाज धृतराष्ट्र, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। पूछ रहा है आपसे, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस आर इन संस्कृत, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस आर इन संस्कृत इंडियन हिस्ट्री में। सर
कैसी बात हो जाएगी, ये मजाक नहीं हो जाएगा। संस्कृत तो बाद में प्रचलित होती है, सबसे पहले तो एक लैंग्वेज लैंग्वेज चलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत। क्या बोलते हैं, प्राकृत। क्या स्टेटमेंट, अरे पहला ही स्टेटमेंट गलत है। खरोष्ठी लिपि यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस इन द नॉर्थ वेस्ट वाज डेसिफर्ड विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स ऑफ द, सर बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली, विच मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस मेंशन ब्रांड यूनिक इवेंट्स एंड रूटीन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डू नॉट फाइंड, सही बात है भाई, नहीं मिलता है हमें। अब इसमें से कितने सही हैं, दो ही सही तो हैं, सेकंड और थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। याद रखना खरोष्ठी लिपि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। हो सकता है किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप किसी प्रकार से हमें कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं, आप क्लासेस में भी पूछ सकते हैं, प्लस हमारा जो ऑफिस है एमपी नगर में, वहाँ भी आकर आप हमसे पूछ सकते हैं, डाउट्स वगैरह भी चाहिए, प्लस क्लासेस के अलावा भी अगर आप कोई डाउट्स आते हैं देन डेफिनेटली हम लोग प्रतिबद्ध हैं आप लोगों की सेवा में। कोई भी अगर आपको डाउट्स आता है डेफिनेटली आप कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी फिर नए क्वेश्चंस और नई चीज़ों के साथ में, और तैयार रहिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने जा रही हैं। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, थैंक यू सो मच।